नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों और मेरे चैनल पर सभी मेरे प्यारे मित्रवर्ग। अपनी जो श्रृंखला प्रश्नों की चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसकी आगे की श्रृंखला आज आपके सामने है और इसे आगे करते हैं। बिल्कुल ध्यान से अटेंशन पूर्व अपना पूरा इस पर इफेक्ट डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट और आपके रीट वगैरह सारे एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई वीडियो है और कोशिश भी है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐसे लाए जाएँ जो कि आपके सारे के सारे एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की जिनकी संभावना होती है। चलिए इसी क्रम में आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है, ध्यान से आप देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य अध्ययन और अध्यापन का मापन होना चाहिए या फिर तुलनात्मक, योगात्मक या फिर छात्रों एवं शिक्षकों का ज्ञान। बताइए जल्दी। देखिए तुलनात्मक अध्ययन, अध्ययन और अध्यापन पहला पॉइंट। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। देखिए तुलनात्मक अध्ययन किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। वैसे आप आंसर बता दीजिए पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जी। जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है। अब मैं इनकी व्याख्या करने वाला हूँ। देखिए आपका अध्ययन और अध्यापन, तुलनात्मक अध्ययन इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए वो सही पहला इसलिए सही है क्योंकि अध्ययन और अध्यापन का मापन मूल्यांकन में होता है, उद्देश्य भी है इसका। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन गलत है। क्यों है? क्योंकि दो बच्चों की तुलना करते हैं तो अगर जो बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ाई लिखाई में, वो अपने आप को अगर तुलना करेंगे एक छात्र से जो कि एक होशियार छात्र है, तो वो क्या होगा कि उसमें कुंठा का शिकार हो जाएगा ये बालक जो कमज़ोर है ना। और फिर वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेगा, फिर वो और पीछे चला जाएगा, ऐसे पिछड़ जाएगा। इसलिए ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन की विधि है और अपन ने पूछा मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा था ना कि विधि, इसलिए ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा। छात्रों और शिक्षकों का ज्ञान, छात्रों का ज्ञान तो ठीक है लेकिन शिक्षकों के ज्ञान की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए ये वाला आंसर भी आपका नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं? लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए आपका है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारकों में शामिल है स्त्रियों का निम्न स्तर, माता पिता की निरक्षरता, परिवार की निर्धनता या उपयुक्त में सभी। देख आंसर दीजिए, आंसर आना चाहिए आपके फटाफट से। जी बिल्कुल जी, जो भी नए जुड़े हैं वो भी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और देखें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके इतने आंसर सही हुए हैं। सही जितने भी हमारे प्यारे मित्र भाई हैं सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे अपने आंसर को, कितने आपके सही हुए हैं। जी इसका सभी होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्त्रियों का निम्न स्तर, लैंगिक भेदभाव की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। कारक पूछा तो स्त्रियों का निम्न स्तर बिल्कुल है। क्यों है भाई? क्योंकि आपने देखा होगा पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं चूँकि अब दी जाने लगे, लेकिन फिर भी आज भी ये चीज़ बनी हुई है। माता पिता की निरक्षरता, जब माता पिता निरक्षर होते हैं तो पुत्रों को तो ज़्यादा स्नेह करते हैं, पुत्रों को ज़्यादा स्नेह करते हैं, बल्कि पुत्रियों को क्या करते हैं कि वो घर के कार्यों में लगा देते हैं। और परिवार की निरंतरता होती है तो क्या होते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं हैं। और बच्चियों को तो बेसिकली बिल्कुल नहीं पढ़ाते, हो सकता है पुत्रों को तो पढ़ाते हैं लेकिन पुत्रियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। इसलिए भी आपका क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे कारण आपके लैंगिक भेदभाव से होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का सिद्धांत है? भाषा का सिद्धांत की बात हो रही है, सिद्धांत पूछा गया है। भाषा का सिद्धांत है वाक्य विन्यास सिद्धांत, अभिलक्षण सिद्धांत, बंदरों का सिद्धांत या ध्वनि सिद्धांत। बताइए भाषा का सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत की बात हो रही है जी। जिनका आंसर बंदरों का सिद्धांत आ रहा है बिल्कुल सही है। बंदरों का सिद्धांत बिल्कुल सही सिद्धांत है। बंदरों का सिद्धांत भाषा के विकास से संबंधित है और सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास समाज में आपसी समन्वय से होता है ना। अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भूमिका भी इसमें होती है। बंदरों का सिद्धांत, ये वाला आपका आंसर सही। चौथा है, कौन सी निम्न में से कौन भाषा का भाग है? कौन भाषा का भाग है? अर्थ, भाव, वाक्य या वाक्य विन्यास। इसे वो ध्यान से पढ़िए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर भी आ जाएंगे। कोई जी जी, बी नंबर देखते हैं, डी नंबर है या ये नंबर है, कौन सा आप बताइए पहले, मुझे कमेंट में बताइए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ जी। चौथे का डी है, वो कैसे है? देखिए वाक्य विन्यास, देख वाक्य विन्यास भाषा का भाग माना जाता है, ठीक है ना। वाक्य विन्यास किसका माना जाता है? भाषा का एक भाग, भाषा का भाग, भाग
वाक्य विन्यास को भाषा का भाग माना जाता है। ठीक। अच्छा, अर्थ, भाव और वाक्य भाषा के भाग नहीं हैं। ये तीनों के तीनों आपको लग रहा होगा ये भाषा के भाग नहीं। अर्थ, भाव और वाक्य भाषा के भाग नहीं हैं। इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि वाक्य विन्यास का मतलब होता है भाषाओं को क्रमबद्ध करना। वाक्य विन्यास का मतलब क्या होता है? भाषा को क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध, ठीक है ना, कि क्रमबद्ध करना होता है इसका। ठीक, इसका क्रमबद्ध करना होता है। ठीक है ना। और जिससे क्या हो सके, जिससे ये होता है कि भाषा का उच्चारण करते समय विकार उत्पन्न ना हो और जनसंपर्क और आपसी संवाद क्या हुए माध्यम बन जाता है भी। इसलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु किस अवस्था में ध्वनि को पहचानने लगता है? किस अवस्था में? अवस्था की बात हो रही है, ध्वनि पहचानने की बात हो रही है। यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान से देखिए, अवस्था और ध्वनि, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए पहले ध्यान से, 2 साल बहुत ज़्यादा बड़ी अवस्था हो जाती है, 2 महीने बहुत छोटी हो जाती है ना। 3 महीने, 3 से 4 महीने में वो ध्वनि को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाता, बल्कि 6 से 7 महीने में ध्वनि को स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो कि 5 महीने में भी ध्वनि को पहचानने लगते हैं, 5 से 6 माह में, लेकिन 6 से 7 माह। इस आपको आंसर वो चुनना है जो कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और उसमें सारी की सारी चीज़ें समाहित हो रही हों, है ना। और ये सार्वभौमिक है, सब जगह लगभग लगभग इतने में हो जाता है। हाँ, कुछ बच्चे जो प्रतिभाशाली ज़्यादा होते हैं वो जल्दी बोल सकते हैं या सॉरी भाषा को, ध्वनि को पहचान सकते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन का एक प्रकार है, प्रकार बताना मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है? व्यवहारिक मूल्यांकन, निदानात्मक, उपयोगी या सिद्धांतमक। देखिए, व्यवहारिक तो मूल्यांकन नहीं होता, उपयोगी मूल्यांकन और सिद्धांतमक मूल्यांकन कुछ नहीं होता, बल्कि निदानात्मक मूल्यांकन होता है, जिनका आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्यों हो रहा है ये। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, मैं डॉक्टर की बात से उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको केवल उदाहरण समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसका निदान लिखता है। निदान, निदान यानी क्या होता है? कारण का पता लगाना। क्या होता है? कारण पता लगाना, कारण का पता लगाना। देखो, तो निदान में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट्स यानी जो छात्र होते हैं हमारे, उनका हम कारण का पता लगाएंगे, यानी उनका निदान करेंगे। ठीक है ना, निदानात्मक मूल्यांकन। निदान मूल्यांकन करेंगे तो हमें कारण का पता लग जाएगा। अब कारण का पता लग जाएगा, उसके बाद क्या करने लगेंगे, उसका हम उपचारात्मक क्या करेंगे, फिर उसके बाद उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना, उपचारात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो इस प्रकार से पहले निदानात्मक मूल्यांकन होता है, फिर उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि निर्माण का सिद्धांत है? बुद्धि निर्माण का सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, बुद्धि निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा बुद्धि निर्माण का सिद्धांत है? देख लीजिए आंसर, आंसर दीजिए पहले जी, बिल्कुल समझते जाइए और आंसर दीजिए। एक श्रृंखला आपके लिए है, आंसर आपको देना है ना। उसके बाद तभी तो आपको पता चलेगा ना आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिए जी। जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, योर राइट, एब्सोल्यूट राइट, बी ऑप्शन इज द राइट। ये यस यस 7, क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन इज द राइट। कौन सा बुद्धि का निर्माण का सिद्धांत है? द्विकारक सिद्धांत। अब मैं आपको सिद्धांतों की बात बता रहा हूँ, कुछ ध्यान से देखिए। सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक कारक सिद्धांत। पहला एक कारक सिद्धांत दिया था विनय ने, विनय महोदय। उसके बाद 2 कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत जिसे बोलते, द्विकारक, द्विकारक सिद्धांत। इसे किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने दिया था। उसके बाद आता त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक। कौन सा? त्रिकारक, कारक और तत्व में अंतर है। त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन नहीं दिया था। उसके बाद फिर आपका आ जाता है पृथ्वीदर्श। कौन सा है? पृथ्वीदर्श, पृथ्वीदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन। किसने दिया था? थॉमसन, थॉमसन ने। उसके बाद फिर आ जाता है आपका समूह कारक। कौन सा आ जाता है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट जी। अगला है समूह कारक। समूह कारक थर्स्टन का हो गया, पृथ्वीदर्श का मैंने बता दिया, थॉमसन का समूह कारक। अब है समूह कारक, समूह कारक। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक दिया था थर्स्टन ने। किसने? थर्स्टन, थर्स्टन, थर्स्टन ने दिया था। उसके बाद आता है आपका, अब देखिए अभी वाला वो त्रिआयामी था, ये
वो त्रिकारक था, ये त्रिआयामी है। कौन सा है ये? त्रिआयामी, एक अलग है त्रिआयामी। त्रिआयामी सिद्धांत, ये त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड महोदय, ठीक है, गिलफोर्ड ने। उसके बाद फिर आता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था गार्डनर ने। किसने? गार्डनर, जी, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। उसके बाद एक बहुकारक सिद्धांत। अब कौन सा? अब बहुकारक, देखिए इसमें नामों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुए तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। बहुकारक सिद्धांत, ठीक है ना। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। किसने? थॉर्नडाइक, ये थॉर्नडाइक ने। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। 8वां नंबर का बालकों के पिछड़ेपन के कौन से कारक हैं? देखिए, मानसिक कारक पिछड़ेपन का कारण होता है, बिल्कुल होता है। पारिवारिक वातावरण, ये भी होता है। वातावरण, बिल्कुल वातावरण का असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक आप देखिए पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में वातावरण में आप बच्चे को देखोगे तो पिछड़े होते हैं वो बालक, ठीक है ना। समूह पारिवारिक वातावरण हो या आपका वैसा वातावरण, सबका असर पड़ता है। मानसिक कारक का भी असर पड़ता है। इसलिए इसका आंसर देखते ही साथ आपका बन जाएगा ऑप्शन डी। जिनका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप करते रहेंगे आंसर तो वाकई में आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ कितना। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने आंसर सही हुए हैं। डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है? ये विकार है, बताइए डिस्ग्राफिया। अच्छा, पठन विकार, भाषा विकार, लेखन विकार है, शारीरिक विकार, बताइए आप। जी बताइए आंसर। जी, जिनका आ रहा है लेखन विकार, बिल्कुल सही है। देखिए, पठन विकार होता है डिसलेक्सिया, ये होता है आपका पठन विकार, ठीक है। ये डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। अब होता है आपका भाषा विकार कौन सा होता है आपका, बताइए। ये होता है अफेज्या। भाषा विकार क्या होता है? अफेज्या, ये होता है भाषा विकार। शारीरिक विकार तो होता है वो दिव्यांग हो जाते हैं। दिव्यांग जो होते हैं उन्हें कहते हैं शारीरिक विकार। लेकिन लेखन विकार होता है आपका डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया आपका क्या होता है? लेखन विकार होता है। लेखन विकार क्या होता है? डिस्ग्राफिया। अब ये समझ लीजिए, ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पर क्या करती है आप? ग्राफ बनाती हो ना। ग्राफ बनाती हो क्या? तो ये ग्राफ बनाना मतलब लिखना, लेखन से लिखना, यानी लेखन किस पे करते हैं? ग्राफ पर। इसलिए डिस्ग्राफिया, इसमें ग्राफ शब्द समझ लीजिए। ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में कौन सा शब्द पकड़ेंगे अपन? ग्राफ। तो ग्राफ या लेखन विकार संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, देखिए अब प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता आपको बताना है कौन सा होना चाहिए। आंसर भेजिए जल्दी, फटाक से आंसर के लिए। आंसर, जी आंसर पर ध्यान दीजिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? जी संवेगात्मक, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा संवेगात्मक? आपको बता ही रहा हूँ। संवेगात्मक देखिए अभिरुचि सभी में होती है, उपलब्धि भी। देखिए अभिरुचि किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रत्येक की अपनी अपनी होती है। आपने देखा होगा प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ठीक है ना। उपलब्धि भी, छोटी बड़ी उपलब्धि सभी को मिल जाती है कुछ ना कुछ। बुद्धि परीक्षण यहाँ किसकी बात हो रही है? प्रतिभाशाली बालकों की। बुद्धि परीक्षण क्या परीक्षण है? परीक्षण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की ये विशेषता होती है संवेगात्मक। क्या होती है? संवेगात्मक प्रतिभाशाली की विशेषता होती है। संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है आपसे पूछा भी जा सकता है, तो 120 से अधिक होती है। 120 से क्या होती है? अधिक होती है। ऐसे बालकों की अधिकतम क्षमता भी, यानी सीखने की क्षमता भी ऐसे बालकों की क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा। क्या होती है? जिज्ञासा होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक। अगला है, बच्चों के सीखने के तरीकों का अध्ययन किस विद्वान ने किया? बच्चों के सीखने का अध्ययन, किन तरीकों से सीखते हैं, किस प्रकार सीखते हैं, ये अध्ययन किसने किया? बताइए जी। 11 नंबर का आंसर, जी ये जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, जीन पियाजे ने सीखने के तरीकों का अध्ययन किया था। और ये कहाँ के जो वैज्ञानिक जो है ना, आपके तरीकों का अध्ययन इन्होंने किया था। जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत आप जानते ही है। जीन पियाजे को विकासात्मक सिद्धांत क्या मानते हैं? विकासात्मक
विकासात्मक सिद्धांत का इन्हें कहते हैं जनक। क्या कहते हैं इनको? विकासात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे को। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए मैं उसे सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम से सीखने के नियम, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में सीखने के नियम हैं? सीखने के नियम की बात हो रही है यहाँ पे। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है जी, बताइए। प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम क्या? प्रतिक्रिया तो कोई भी क्रिया करेगा उसके पीछे प्रतिक्रिया तो होगी। प्रतिक्रिया का ये नहीं, क्रिया का नियम ये नहीं होगा बिल्कुल। अभिक्षमता, तत्परता का नियम बिल्कुल सही है। तत्परता, देखिए अधिगम में सीखने का नियम है तत्परता। देखिए कोई भी चीज़ होती है, यदि आप किसी काम को करने के लिए तत्पर हैं, किसी काम को करने के लिए तत्पर है ना, तो आप उसको जल्दी सीख जाएंगे, है ना? उत्सुक हैं, तत्पर हैं, तो वो काम आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा जी। अगला जी जी बिल्कुल, आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छी कौन सी विशेषता अच्छी प्रश्न पत्र की होती है? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता को बताना है आपको, कौन सी होनी चाहिए? उत्कृष्टता, रूपांतरण, निर्वाचन प्रश्न, निर्वाचनात्मक प्रश्न, या फिर अन्वेषण? बताइए, आंसर बताइए जी। 13 नंबर का आंसर जी बिल्कुल डी नंबर जिनका है बिल्कुल सही है। अनुदेशन इसका बिल्कुल आंसर सही है। कौन से प्रश्न अच्छे प्रश्न की विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी प्रश्न की विशेषता है? तो अनुदेशन बिल्कुल सही है बिल्कुल, जिनका आंसर डी है, सही है। अनुदेशन का मतलब क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देना। क्या होता है? ज्ञान देना। अनुदेशन का मतलब होता है ज्ञान देना। ठीक है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा? अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। किसका है ये? शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग है। क्या? अनुदेशन क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, और इसका मतलब होता है ज्ञान को देना। ठीक है ना? अच्छे प्रश्न की विशेषता भी है अनुदेशन। मतलब क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे प्रश्न बौद्धिक विकास के लिए क्या माने जाते हैं? जरूरी माने जाते हैं। इसलिए इसका आंसर 13 का डी सही है। ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है। टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का प्रकार है। सृजनात्मकता का देखिए, चित्र पूर्ति परीक्षण करना नहीं, वृत्त परीक्षण बिल्कुल नहीं, मूल्यांकन। सृजनात्मकता पूछा है भाई, मूल्यांकन तो इसमें कहाँ से आ गया? इसे नवाचारित सृजनात्मकता, ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? नवाचारित सृजनात्मकता के एक प्रकार होता है। नवाचारित क्या होता है? सृजनात्मकता के एक प्रकार होता है। ठीक है, नवाचारित। अच्छा, इसमें अब ये बताइए कि सृजनात्मकता है क्या? देखिए, सृजनात्मकता की मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, एक पेन है। अब इसी जैसी पेन मैंने एक, मान लीजिए एक पेन है मेरे पास, और इस जैसी पेन का आविष्कार मैंने कर दिया, एक आविष्कार किया। लेकिन ये तो मौलिकता हो गई कि मैंने मार्केट से एक दूसरी पेन बना दी मार्केट के जैसी ही, लेकिन वो थोड़ा सी डिफरेंट है। ठीक है ना? अब क्या है कि इसमें मौलिकता तो है, लेकिन क्या सृजनात्मकता कहलाएगी? नहीं। सृजनात्मकता जब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि इसका हम उपयोग ना करें। अर्थात ये चीज़ मौलिक तो है, साथ में उपयोगी भी होना चाहिए, तभी इसे हम सृजनात्मकता कहेंगे। अर्थात कोई चीज़ मौलिक तो है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं आ रहा है, वो किसी के लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो वो मौलिकता या सृजनात्मकता नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए इसका आंसर नवाचारित सृजनात्मकता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अभिक्षमता का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। अभिक्षमता का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। क्या है अभिक्षमता का तात्पर्य? अभिक्षमता देखिए, बालकों की अंतःशक्ति, या बालकों की अभिरुचि, सीखने की क्षमता, या भौतिक क्षमता? बताइए क्या? देखिए, अभिरुचि सभी में होती है, सीखने की क्षमता कम या ज़्यादा सभी में होती है, भौतिक क्षमता भी है, लेकिन बालकों की अंतःशक्ति, अभिक्षमता का तात्पर्य क्या है? बालकों की अंतःशक्ति। ठीक है ना? बालकों की अंतःशक्ति, इसे क्या है? इसे योग्यता माना जाता है अभिक्षमता को, है ना? अभिक्षमता को क्या माना जाता है? अपनी योग्यता माना जाता है। और अभिक्षमता होती क्या है? अभिक्षमता जन्मजात प्रकृति है। कैसी अभिक्षमता होती क्या है भाई? अभिक्षमता होती क्या? अभिक्षमता से माना जन्मजात। कैसी है? जन्मजात होती है ये अभिक्षमता, जन्मजात होती है। ठीक, अभिक्षमता जन्मजात होती है, और इसे
ना कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई चीज़ है। ठीक है, अभिक्षमता। तर्कणा, तर्कणा कितने प्रकार की होती है? तर्कणा होती है 2 प्रकार की। तर्कणा कितने, जिनका आ रहा बी आंसर आ रहा है वो सही है। तर्कणा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। बी आंसर वो सही है। कैसी हो? एक आगमनात्मक, एक आगमनात्मक, आगमनात्मक, दूसरी निगमनात्मक, निगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये 2 प्रकार की तर्कणा क्षमता होती है। ठीक है, 2 प्रकार होती है। सीखने, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सीखने की किस विधि के प्रतिपादक, सीखने की किस विधि के प्रतिपादक कौन थे? सीखने की किस विधि के प्रतिपादक पालन बेंदुर द्वारा किया गया था? विवेचना, प्रेक्षण, पुनर्निरीक्षण या करके सीखना। देखिए विवेचना बिल्कुल नहीं की इन्होंने, पुनर्निरीक्षण यानी एक बार कर लिए फिर पुनर्निरीक्षण नहीं, करके सीखना बिल्कुल इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है ना, करके सीखना किसने दिया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बताइए करके सीखना किसका सिद्धांत है, किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। देखते हैं कौन आंसर कितने सही दे पाता है। 17 नंबर, तो इसका आंसर सही हो जाएगा परीक्षण द्वारा सीखना। आपको पता होना चाहिए बंधुरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने क्या क्या किया था? कुछ बच्चों को कोई चीज़ दिखा दी थी, या मान लीजिए बच्चों को एक सीरियल दिखाया, फिर कोई कार्टून दिखाया, कुछ भी दिखाया। अब उसमें क्या अलग अलग दो दो ग्रुप बना दिए बच्चों के, और 2 ग्रुप में क्या करिए कोई भी मूवी चला दी। अब क्या हुआ, इस ग्रुप के बच्चे और इस ग्रुप के बच्चे दोनों को ये मूवी दिखाई। अब इन्होंने किस प्रकार का रिएक्शन दिया इस मूवी को देखकर, इन्होंने किस प्रकार रिएक्शन दिया मूवी को देखकर, ये इस प्रकार से इन्होंने बताया था कि बच्चों पर किस प्रकार का असर पड़ता है, प्रेक्षण द्वारा सीखने का इन्होंने बताया था। इस प्रकार से बंधुर का ये वाला आंसर 17 का बी सही है। पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया बताइए? पुनर्वलन का सिद्धांत 18 नंबर है। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया बताइए? हाँ वो सही है, बी एफ स्किनर, जिनका आ रहा है आंसर बी एफ स्किनर सही है। पुनर्वलन का सिद्धांत बी एफ स्किनर। अच्छा बी एफ स्किनर थे कहाँ के बताइए जी? बी एफ स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के। बी एफ स्किनर थे कहाँ के? अमेरिका के थे, मनोविज्ञानी थे ये, बिल्कुल सही मनोविज्ञानी थे। हाँ जी जी बिल्कुल, ये वाला आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, तो अच्छा पुनर्वलन कितने पे कैसे होता है आपको पता है? पुनर्वलन नकारात्मक सकारात्मक 2 प्रकार का होता है। एक चीज़ बताऊँ, ये पुनर्वलन जो होता है वो 2 टाइप, नकारात्मक भी होता है, नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है ना, जैसे एक बालक है, कोई काम किया और अगर धोखे से थोड़ा बहुत गलत हो गया तो अपन ने उसे डांट दिया, तो वो कैसे पुनर्वलन नकारात्मक हो जाएगा, फिर वो कभी उसको काम को नहीं करेगा, बल्कि उससे कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, गलत होता है, सभी से होता है कुछ ना कुछ, तो क्या है वो उसे पॉजिटिव वे में लेगा और वो आगे भी उस काम को करने का मन करेगा। इसलिए वो पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। परियोजना विधि के जनक कैसे माना जाए? परियोजना विधि, परियोजना विधि बताइए? परियोजना विधि, परियोजना विधि जी, जिनका डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। परियोजना विधि की पारकास्ट की है, किसकी है? परियोजना विधि पारकास्ट की है। ठीक है ना, हाँ ये नई विधि मानी, बिल्कुल सही, जिन्होंने नई विधि कहा बिल्कुल नवीन विधि भी है ये नवीन विधि ये विधि शिक्षण की कैसी है? नवीन विधि है। ये पारकास्ट जो थे इन्होंने परियोजना विधि दी थी, ये शिक्षण की नई विधि है। कैसी विधि है? नई विधि है, शिक्षण की नई विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलन विधि एक प्रकार की क्या? कलन विधि में होता क्या? समाधान, समुच्चय, तार्किक विश्लेषण, मध्यांतर? नहीं, ये नहीं कुछ होता है, जिनका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ये नियमों का समुच्चय होता है। कलन विधि क्या होता है? नियमों का एक समुच्चय होता है। ठीक है ना, इसमें मानक फलन विधि में गुणांकी संक्रिया की सबसे छोटी यूनिट वाले अंक से शुरू करते हैं और फिर बाईं ओर से बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा। ठीक, अगला है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, समस्या समाधान बाह्य प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। बताइए किसका है? स्किनर, स्टैनली ग्रे या थॉर्नडाइक या क्रू एंड क्रू? कौन है बताइए? आप बताइए 21 का जी आंसर स्टैनली ग्रे। जिनका आंसर स्टैनली ग्रे आ रहा है बिल्कुल सही है, स्टैनली ग्रे है ना। समस्या समाधान वो प्रतिमान होते हैं इसमें तार्किक चिंतन होता है। क्या होता है? स्टैनली ग्रे। इन्होंने तार्किक चिंतन होना चाहिए। तार्किक चिंतन, जब समस्या का समाधान करेंगे तो तर्क लगाना पड़ेगा कि नहीं? तार्किक चिंतन होना चाहिए। ये कहा था, किसने कहा था? स्टैनली ग्रे ने कहा था, सिंपल सी बात है। एक कोर्स है उनका जी। एक अन्वेषक, देखिए यहाँ पर 22 नंबर, एक अन्वेषक
के रूप में बालक अपनी समस्या की खोज किस प्रकार करता है, बताइए। अन्वेषक के रूप में, यहाँ थोड़ा सा शब्द देखिए, अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्या की खोज किस रूप में करता है, बताइए। निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रमाणीकरण या सभी। 22 नंबर का आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, आंसर आपका आना चाहिए बी नंबर। जी, डी नंबर नहीं, बी नहीं, डी होगा। डी नंबर सही होगा, जिनका डी नंबर है वो सही होगा, डी नंबर वो सही होगा। एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की क्या करता है, खोज करता है ना, उसका निरीक्षण भी करता है और फिर प्रमाणीकरण के रूप में ये काम करते हैं। निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें बालक क्या करता है, तथ्य के रूप में किसी वस्तु का गहन अध्ययन करता है, ठीक है, उसका गहन अध्ययन करता है, ठीक है, और उसके बाद वो समस्या के समाधान तक पहुंचता है, ठीक। इसलिए सभी वो निरीक्षण भी करेगा, सामान्यीकरण भी, प्रमाणीकरण भी करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रौढ़ व्यक्ति, ये क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। प्रौढ़ व्यक्ति की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन सा सिद्धांत है, बताइए कौन सा सिद्धांत है। प्रौढ़ व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, प्रौढ़ की, बालक की, छोटे बच्चे की नहीं हो रही है, प्रौढ़ की हो रही है। जी बताइए, बताइए जल्दी बताइए। देखिए प्रौढ़ है, वो प्रौढ़ है, प्रौढ़ है। शैक्षिक सिद्धांत ये उसके लिए लागू नहीं होगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं, अधिगम सिद्धांत बिल्कुल नहीं। अनुभवजन्य, क्योंकि प्रौढ़ है इसने ये सारी की सारी स्टेजेस को पार करके आया है वो, है ना, इसलिए अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत इसके लिए ज़्यादा सटीक आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये वाला आंसर वो सही होगा, है ना। हाँ, ऐसे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ही सीखते हैं, क्या सीखा करते हैं ना, अधिगम करते हैं। इन्हें सिखाना बहुत आसान होता है क्योंकि प्रौढ़ साक्षरता इसी सिद्धांत पर संचालित की जाती है, ठीक है। मैं आपको आपके ज्ञान के लिए बता दिया मैंने इतना। और अच्छा, अब बताइए ये वाला आंसर किसने कहा था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, बताइए। जी आंसर दीजिए, बिल्कुल सही है, वुडवर्थ। ये आंसर वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने ही कहा था कि संवेग वस्तुतः ऐसी प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति उद्दीपक के द्वारा अनुभव करता है ना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन 25। जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करते जाएं ताकि आपको, और सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम आपको, ठीक है ना। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन ने कौन सा संवेग कौन सा संवेग से संबंधित सिद्धांत है, बताइए। जी, ए बी सी डी में से बताइए, आप जल्दी से बताइए कौन सा सिद्धांत है। जी 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 जी, किसका था आंसर, पहले जल्दी बताइए। बिल्कुल 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 सही, कैनन बोर्ड सिद्धांत। कैनन बोर्ड सिद्धांत बहुत सही है। कैनन बोर्ड सिद्धांत किसने दिया था, बताइए जल्दी बताइए, जिसको आ रहा हो वो बताइए। कैनन बोर्ड ये दिया था आपका जेम्स लैग ने। किसने दिया था, जेम्स लैग ने दिया था, है ना। कैनन बोर्ड का सिद्धांत कैनन बोर्ड का सिद्धांत जेम्स लैग का सिद्धांत है। स्केचर सिद्धांत, स्केचर सिंगर का सिद्धांत संवेग से संबंधित सिद्धांत है ना। जेम्स लैग सिद्धांत के अंतर्गत ये तर्क दिया जाता है कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण होते हैं, ठीक है। 26, अधिगम का तात्पर्य क्या है भाई। अधिगम, अधिगम मतलब ही होता है सीखना, सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझाना। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी। अधिगम क्या है, ये अधिगम एक सतत चलती है, निरंतर सतत, ये सतत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, अधिगम। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है ना। जी बिल्कुल सही बात है, जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाती है अधिगम की क्षमता भी तेज होती जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर जिज्ञासा होगी तो फिर व्यक्ति उसे आगे करेगा ना। रचनात्मकता, सृजनात्मकता का गुण भी उसमें इसी जिज्ञासा के कारण ही आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। हाँ जी, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन से हैं। 27 नंबर का आंसर दीजिए। अभिप्रेरणा चक्र की अभिप्रेरणा बताइए, देखिए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा कब होगी, आंसर दीजिए पहले तो, पहले आंसर दीजिए 27 का।
जी बिल्कुल सही है, डी नंबर जिनका आ रहा है वो सही है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास अंतर्नोद, आवश्यकता और प्रोत्साहन, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र की क्रमिक कदम की क्रम से। देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आपको भूख लगी तो भूख है ना, भूख क्या है आपका अंतर्नोद, ये समझ लीजिए। भूख, आपको भूख लगी, भूख क्या हो जाएगी, ये अंतर्नोद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अंतर्नोद। भूख, भूख के बाद आपको आवश्यकता होगी, आवश्यकता के बाद आपको अगर खाना मिल, किसकी आवश्यकता होगी, खाना की, तो खाना आवश्यकता हो गया। और अब आपको खाना मिल गया तो आप क्या करोगे, प्रोत्साहित हो जाओगे। देखिए एक उदाहरण और मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण और बता रहा हूँ। आपने चूहे वाला एक सिद्धांत देखा है ना, चूहे वाला सिद्धांत। हाँ जी बताइए, किसने किया था चूहे पर परीक्षण, स्किनर महोदय का। देखिए स्किनर महोदय को आपने सुना होगा। स्किनर ने क्या किया था, एक चूहा था, चूहे को इन्होंने क्या कर दिया था, एक बॉक्स में बैठा दिया था। अरे इस बॉक्स में क्या कर दिया था, दो बटन थे, एक लाल कलर का, एक हरे कलर का। जब भी चूहा लाल कलर के बटन को छूता था तो क्या होता था, करंट लगता था, झटका लगता था। और हरे कलर को जैसे ही छूता था तो उसी के सामने क्या आ जाता था, भोजन आ जाता था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब उसे भूख लगती थी, अंतर्नोद होता था, तो क्या आवश्यकता थी कि भोजन की, भोजन के लिए वो प्रतिक्रिया करता था। और अगर वो गलत प्रतिक्रिया तो उसके लिए झटका लगता था, और सही प्रक्रिया पर उसे भोजन मिल जाता, तो उसे प्रोत्साहन मिला। तो देखा जाता है कि जो प्रोत्साहन मिलता था तो वो अब उसे क्या करने लगा, लाल कलर के बटन को कम ही टच करता था, बल्कि हरे कलर के बटन को ज़्यादा टच करता था। तो इस प्रकार से ये नियम काम करता है, इसलिए इसमें अंतर्नोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन सभी आंसर सही हो जाएंगे इसके। जी, व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल और आदर्शों का निर्माण किस अवस्था में होता है, 28 का बताइए, 28 का। जी बताइए, इसमें देखिए क्या है, व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल आदर्शों का निर्माण, मूल एवं आदर्शों का निर्माण किस अवस्था में होता है, अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल आंसर आसान है जी, जिनका बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल और आदर्शों का निर्माण बाल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है। बाल अवस्था, देखिए मैं आपको बता दूं, बाल अवस्था क्या होती है, 3 से लेकर 6 वर्ष, सॉरी 7 वर्ष, 3 से 7 साल तक, और 7 से कैसे होते हैं, 7 से 12 साल तक, 7 से 12 साल तक ये क्या होती है आपकी, ये पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। 3 से 7 और 7 से 12 साल होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना भी शुरू कर देता है, ये आपको भी पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी से। जी, क्वेश्चन नंबर 29, ये एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ए और बी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल आसानी से और शांतिपूर्वक और दिमाग से आंसर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं। बिल्कुल आपको ये चीज़ ज़रूर लिखना है। जितने मेरे व्यूअर हैं सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपने कमेंट बॉक्स में नंबर ज़रूर लिखें कि कितने कितने आपके मार्क्स आपने गेन किए आउट ऑफ 30 में से। जी 20 नंबर बताइए, पहले आंसर बताइए इसका। जी डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर वो सही है। एक शिक्षक के लिए क्या है, कक्षा में अनुशासन होगा, अगर अनुशासन होगा तो वह ढंग से पढ़ा पाएगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा, और सही बच्चों को ध्यानपूर्वक देख पाएगा, यानी किस बच्चे पर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीज़ें वो अपने शिक्षण कार्य को कुल मिला के आसानी से कर सकेगा, अच्छे से कर सकेगा, प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकेगा, अगर कक्षा में अनुशासन है तो। दूसरा, कक्षा में समयानुवर्ती भी होना चाहिए, इसलिए ये दोनों इसके आंसर सही हैं। आज का आखिरी और लास्ट सवाल आपके सामने है, संवेग को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिभाषित किया, किस विद्वान ने परिभाषित किया, बताइए। जी बी आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, जिनका बी आंसर आ रहा है वो सही है, J.S. रॉश। बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम सही आंसर, एकदम सही सही पकड़े हो भाई बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। संवेग, बिल्कुल बिंदास होकर आंसर दीजिए। संवेग आंसर ये वाला J.S. रॉस बिल्कुल सही है, संवेग को परिभाषित किया था। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इस अमेरिका के समाजशास्त्री कार्यकर्ता थे J.S. रॉस, ठीक है ना, इन्होंने परिभाषित किया था। कहाँ के थे ये, अमेरिका, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है ना। ठीक है, इन्होंने ये दिया था।
रॉस ने क्या कहा था, सम्यक चेतना की ऐसी अवस्था होती है, रॉस महोदय ने कहा था सम्यक चेतना की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। और इनके अनुसार क्या कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान में सम्यक को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर J.S. रॉस होगा। जी, आज की श्रृंखला 30 प्रश्नों की यहीं करते हैं, संपूर्ण होती है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हमारे जो मित्र दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या फिर ऐसे भाई बहन मेरे जो कि घर पर रहकर ही तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए उनको भी ये सब लाभ मिल सके। और पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।